हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ओंकार सिंह, प्रवक्ता गणित, चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी। आपको आज समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। और समाकलन आप पढ़ चुके हैं। और समाकलन के अनुप्रयोग में मुख्य रूप से वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल और जो समाकलन का बेसिक मीनिंग होता है ऐड करना, समेशन मतलब जोड़ना। तो आज हम इसके अनुप्रयोग में हम मुख्य रूप से आज वक्रों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अनुप्रयोग का यही मुख्य इसका यूज है समाकलन का। और इसमें हम वक्र एक्स एक्स के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल बनाते हैं, उसको निकालेंगे। और दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और समाकलन की विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकालना है, इनके बारे में बात होगी। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आपको बेसिक जो ग्राफ हैं, आप 11 में भी पढ़े हैं, उनका आना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ सही परिचय करा दूं, फिर इसके बाद अनुप्रयोग की बात होगी। जो ग्राफ आप कक्षा 11 में भी पढ़े हैं, परवलय के ग्राफ हुए, दीर्घवृत्त हुआ, सरल रेखा, ये सब आपको अब जरूरत होगी इधर। तो कुछ ग्राफ में आपको एक बार इनको याद दिलाए दे रहा हूँ तेजी से। सबसे पहले परवलय के देख लीजिए, y² = 4ax। ये पैराबोला होता है और ओपनिंग राइट होता है, दाईं ओर खुलता है। ये पैराबोला पढ़ा है आपने। इधर इसकी नाभि होती है a0 और नीचा बैक साइड होती है x = -a। ये नाभि लंब होता है, इसकी लेंथ लंबाई आपने 4a पढ़ी होगी। तो ये y² = 4ax हो गया। और इसी का हम नेगेटिव वाला बनाए, ओपनिंग लेफ्ट वाला, यानी y² = -4ax। वो इस तरह होता है। उसकी नीचा यहाँ होगी राइट साइड में और उसकी इक्वेशन होगी x = तो ये परवलय आपका हो गया y² = -4ax, ओपनिंग राइट और ये ओपनिंग लेफ्ट। अब हम बात करेंगे ओपनिंग अप और ओपनिंग डाउन। तो दो पैराबोला होते हैं, एक x² = 4ay। तो इसका ग्राफ आपका इस तरह होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अगला है x² = -4ay, वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। जो हो गया x² = -4ay। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी y = -a और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y = +a। तो ये वैसे पैराबोला हो गए, आपको जो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सवाल इन्हीं पे बनेंगे। और आगे बढ़ते हैं, वृत्त और दीर्घवृत्त देखते हैं। तो दीर्घवृत्त पहले देख लेते हैं। दीर्घवृत्त का ही एक कैसे वृत्त, जब भी = हो जाएगा तो वृत्त हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त का सीधे देखते हैं। फिर दीर्घवृत्त की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 11th में, x² / a² y² / b² = 1। अगर ए और बी के बारे में हमें पता ना हो तो इन जनरल हम किसको बड़ा मानते हैं, ए को बड़ा मानते हैं। यानी ए और बी में दो टाइप के जो आपने पैराबोला पढ़े होंगे। अगर ए और बी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो हम ए को बड़ा मानेंगे, अदरवाइज जो दिया है उस हिसाब से चलेंगे। और कुछ नहीं दिया है तो ए को बड़ा माना जाएगा। तो अगर ए बड़ा हो तो इसका फिगर ये एक्स अक्ष हो गया, वाई, इसका फिगर लगभग वृत्त का बिगड़ा हुआ रूप होता है। दीर्घवृत्त इस तरह है और इसकी दो नाभियां होती हैं, एस एक के निर्देशांक होते हैं AE0 और इसके होते हैं -AE,0। ई आपका यहाँ क्या है, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता। ए है आपका जो दीर्घ अक्ष है उसका आधा। ये दीर्घ अक्ष होती है 2a और ये लघु अक्ष होती है 2b। a' भी कह सकते हैं। ये आपकी दीर्घ अक्ष है, मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस b और b'। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होना चाहिए। A0 ये होता है आपका 0b, 0 -b और -A0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होती है x = +a/e और इसकी होती है x = -a/e। ये दीर्घवृत्त का फिगर हो गया आपका। अगर b बड़ा है तो फिर इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो y अक्ष पे होगी, उसका फिगर आप पहले इसको क्लियर करें। और जब b बड़ा होगा तो पैराबोला इस तरह बनता है। उसकी इधर नाभियां होंगी और नीताओं में x की जगह फिर y आ जाएगा, y = b/e, y = -b/e। ये आपके दीर्घवृत्त हो गए। और वृत्त देख लेते हैं।
वृत्त में सबसे पहले जिस वृत्त का केंद्र 0 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये इसका केंद्र 0 0 होता है, त्रिज्या ए होती है, तो ये इस तरह बनेगा आपका, ये A0 माइनस A0 0 A और ये केंद्र हो गया 0 0। केंद्र 0 0 के अतिरिक्त अगर एच के है तो उसकी इक्वेशन भी आपने पढ़ी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर एच के केंद्र के निर्देशांक होते हैं और आर आपकी त्रिज्या होती है। तो अगर एच के और रेडियस आर है तो हम एक ये रफ स्केच ले रहे हैं, मान लीजिए रेडियस आर है और सेंटर एच के है, तो सर्किल आपका वृत्त इस तरह बनेगा, ये रेडियस होगी आर। तो ये मैंने आपको हल्का आइडिया दे दिया वक्रों का। अब इसी में सरल रेखा का आपने कई बार देखा है, सरल रेखा के ग्राफ की भी जरूरत होगी, तो सरल रेखा का आपने ड्रॉ किया है। सरल रेखा के लिए कोई भी सरल रेखा हो तो उसके लिए हम ये पता करेंगे कि ये अक्षों को कहाँ कट कर रही है। एक्स अक्ष के लिए y0 रख देंगे, y अक्ष के लिए x0 रख के सरल रेखा को ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये तो आपको मैंने पुराने वक्रों की बारे में परिचित कराया, और अब हम ये समझते हैं कि समाकलन का किस तरह प्रयोग होता है क्षेत्रफल निकालने में। अब इसको आपको गहराई समझने की कोशिश करनी है। तो अब हम आते हैं किसी वक्र का x अक्ष के साथ घेरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, इसकी ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, या y और x के रूप में हमें इक्वेशन पता है, उसका हमें x अक्ष के साथ x बराबर a से x बराबर b तक, y बराबर एफ एक्स का x बराबर a से x बराबर b तक x अक्ष के साथ घेरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। x अक्ष के साथ घेरा हुआ, फिर हम किसी सूत्र को जनरलाइज करके आगे बढ़ेंगे। घेरा क्षेत्रफल बताओ, तो ये हमें जनरल ले रहे हैं अभी। तो इसके लिए हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये हमने कोई कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमें x बराबर a से, ये मान लीजिए x इक्वल टू a और ये मान लीजिए x इक्वल टू b। अब हमें a से b तक का इस वक्र ने x अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल कवर किया उसको फाइंड करना है समाकलन से। तो वो क्षेत्रफल आपको अभी दिख रहा है, तो ग्राफ का ड्रा करना बहुत ही जरूरी है। ये क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। अब ये कोई ऐसी आकृति नहीं है कि ये वर्ग हो, स्क्वायर हो या त्रिभुज हो, तो अब आप कोई भी सूत्र से इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे समाकलन की मदद से इस क्षेत्रफल को निकाला जाता है। ये जनरल फॉर्मूला रहेगा एकदम समाकलन का। तो इसके लिए हमें अब समाकलन का अनुप्रयोग यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और किस तरह हम इस एरिया को फाइंड करेंगे इसको जरा ध्यान समझिए। तो फिर इसके लिए हम एक बहुत छोटी स्टेप जिसकी चौड़ाई dx होती है, उस स्टेप को हम देखते हैं। एक स्टेप को अगर हम एक स्टेप की बात करें, मान लीजिए ये हमने एक स्टेप काटी, वर्टिकल स्टेप ली है y से पहले, इस स्टेप की हमने चौड़ाई ली है dx, ये स्टेप हमने काटी है। अगर हम थोड़ा सा ये वाली लेंथ नेग्लिजिबल मान लें, और नेग्लिजिबल मानना भी है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको नेग्लेक्ट मान लें तो ये जो हमने स्ट्रिप काटी है, स्ट्रिप इसको पट्टी भी कहते हैं, ये जो हमने एक पट्टी काटी है, ये पट्टी आयताकार है। अगर हम इन पट्टियों में देखें, अगर हम कई पट्टियाँ यहाँ काटें तो इन पट्टियों का y चेंज हो रहा होगा, चौड़ाई तो हमें dx ही रखनी है। ये पट्टी लेते हैं मान लीजिए कि इधर, तो चौड़ाई हमें उसकी dx ही लेनी है, लेकिन लेंथ जो इसकी है, ऊंचाई कह सकते हैं, ये y चेंज हो रहा है। तो इधर y दूसरा है, इधर y दूसरा है, तो y चेंज हो रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन चौड़ाई हमने dx ही रखी है। अगर हम x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी पर, यहाँ से x इक्वल टू 0 से यहाँ तक गए और x दूरी पर dx की हमने एक पट्टी काटी है और इसकी चौड़ाई हमने dx ली है और लंबाई हम मान लेते हैं इधर y चेंज हो रहा। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, जो छोटी पट्टी हमने इधर काटी है स्ट्रिप, इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को स्ट्रिप बोलते हैं, पट्टी का क्षेत्रफल। तो ये पट्टी लगभग हमें क्या मान के चलना है, आयताकार। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई कितनी है इसकी y, और चौड़ाई क्या है dx ही एक चीज है, डिफरेंशियल लेंथ है, बहुत छोटी लेंथ है इसलिए इसको dx माना गया है। यही समाकलन में जो dx आप देखते रहे। तो एक पट्टी की चौड़ाई dx है और लंबाई y चेंज हो रही है, तो एक पट्टी का क्षेत्रफल आपका हुआ y dx। अगर हम y की अलग अलग वैल्यू लेके सारी पट्टियों को a से b तक जितने भी पट्टियां हैं उन सब पट्टियों को हम ऐड कर दें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाना चाहिए। तो अगर हम इसको सिग्मा के रूप में अभी बात करें
तो हम ये कह सकते हैं कि एक पट्टी के क्षेत्रफल को, अब हम यहाँ से जो भी पट्टियाँ हैं वो हमें ए से लेके कहाँ तक मिलेंगी, बी तक। अगर हम ए से बी तक की सारी पट्टियों को ऐड कर दें तो हमें अभी क्षेत्रफल जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसी को हम समाकलन की भाषा में सिग्मा को रिप्लेस करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो फिर हम इसी क्षेत्रफल को, हम अभी क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं, इसको हमने अज्यूम कर लिया ए। तो ये इक्वल होगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन और वाई डी एक्स, एक पट्टी का क्षेत्रफल है और पट्टियाँ कहाँ से कहाँ तक मिल रही हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट में आएंगी। तो एक्स इक्वल टू ए लोअर वैल्यू थी एक्स की और ये है आपकी अपर वैल्यू। तो हम फिर यहाँ से इसको पढ़ते हैं कि ए से बी तक का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा ए टू बी वाई डी एक्स। फिर हमें वाई जो गिवन है वाई यहाँ रख के इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमें अभी क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपने सीखा कि वाई डी एक्स जो फार्मूला आता है वो कैसे होता है, क्या इसका बेसिक मीनिंग होता है, ये बताने की मैंने आपको कोशिश की। डी एक्स वाई की पट्टियाँ काटते हैं, लेंथ वाई वेरिएबल होता है और एक स्टेप का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है वाई डी एक्स, तो सारी स्टेप हमने ऐड कर दी है ए से बी तक की, तो हमें अभी क्षेत्रफल मिल गया है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और आगे हम इसी में बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और फिर दो वक्रों द्वारा, ये तो आपने एक्सेस के साथ घेरा हुआ देखा, दो वक्र होंगे और स्टेप अभी हमने वाई एक्सेस के पैरेलल काटी है, स्टेप अभी हमें एक्सेस के पैरेलल भी काटनी होगी, उस पर भी बात होगी। तो ये हुआ हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का एक्स एक्स के साथ घेरा हुआ। इसका एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है का x बराबर 1 से x बराबर 2 तक x अक्ष के साथ घेरा क्षेत्रफल बताओ। y कोई भी वक्र हो सकता है, घेरा क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। कोई वक्र है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका x बराबर 1 से x बराबर 2 तक x अक्ष के साथ कितना एरिया घेरा है ये हमें निकालना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने देखा था, इसका ग्राफ इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की तरह होगा, उसी कंपेयर कर देंगे। और x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं मान लीजिए और 2 मान लीजिए, ये इधर रफ स्केच बनाना होता और इसको हम पहले दिखा देंगे कि हमें ये एरिया फाइंड करना है। ये तो अब बस y भर हमारा चेंज होगा, फार्मूला वही रहेगा वाई डी एक्स। तो हमें अभी क्षेत्रफल आपका होगा, फार्मूला होता है आपका वाई डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, इधर 1 से लेके 2 तक, तो ये लिमिट हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, y ही चेंज होगा। आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आप जानते हैं एक्स क्यू वाई 3 और अपर और लोअर लिमिट इसी तरह लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना होगा आगे। तो x इक्वल टू अपर लिमिट आएगी माइनस x इक्वल टू लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आएगी तो क्या होगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, तो 8/3 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/3 वर्ग इकाई। ये लिखना ना भूलें क्योंकि स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकालना है आप, तो वर्ग इकाई आपको लिख देना है। अगर लेंथ दी है मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये वर्ग इकाई हमने देखा। अब हम एक एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि मान लीजिए एक्स अक्ष के नीचे भी कवर हो रहा हो क्षेत्रफल, तो उस तरह फिर हमें थोड़ा ग्राफ का ध्यान देना होगा, फिर हमें जो नेगेटिव एरिया है उसको पॉजिटिव करना होगा। इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि वक्र y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का x बराबर 0 से x बराबर 3 तक, 0 से कहाँ तक 3, तो x बराबर 0 से x बराबर 3 तक x अक्ष के साथ घेरा हुआ क्षेत्र, x अक्ष के साथ घेरा हुआ क्षेत्रफल। चलिए अब हमें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा क्षेत्रफल धन है, कौन सा एक्स के नीचे है। तो अब इधर आपका ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अगर आप इसको बिना ग्राफ से करते हैं तो आपका श्योर है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि ये ग्राफ 1 से 0 से 3 में नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। अगर आप इसको सीधे y dx में 0 3 रख देंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। यानी y की वैल्यू आप रख दें, y dx करें और लिमिट 0 से 3 और यही y लिख देंगे तो फिर आपका आंसर गड़बड़ होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये हमेशा पॉजिटिव एरिया नहीं देख रहा है। हमें एरिया फाइंड करना है, और एरिया एक्चुअल में क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट बिना ग्राफ पे करेंगे तो जो जोड़ना चाहिए वो घट जाएगा। तो इधर ग्राफ आपका महत्वपूर्ण होगा। तो ग्राफ के लिए इसका सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, y और x एक्स बना लें आप। उसके बाद जितने भी इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं उन क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ 6 बना लें। तो ये x माइनस 0 लिख सकते हैं, तो 0 1 2 ये 3 क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके आगे उससे ज़्यादा पे फंक्शन, इस तरह का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप ऊपर शुरू करेंगे, रफ स्केच है, और 2 से आगे और 1 से 2 और 1 के बीच या 1 से 2 तक ये नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा और फिर यहाँ नेगेटिव होगा। इस तरह चलता जाएगा। हमें 0 से 3 तक इसे ऑब्जर्व करना है। तो 0 ये हो गया, 3 इधर कहीं होगा। तो अब ये साफ दिख रहा है कि 0 से a तक तो हमें ठीक है, x एक्स के साथ पॉजिटिव एरिया मिल रहा है, लेकिन 1 से 2 तक ये क्या हो रहा है, 1 से 2 तक ये एरिया नेगेटिव हो रहा है, और 3 में फिर 2 से 3 तक ये फिर पॉजिटिव होगा ये। तो हमें इतना एरिया फाइंड करना है। तो हम प्लस वाले को तो ठीक है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हमें अलग से निकाल के इसको मॉड लगा के इसके साथ ऐड करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में रहेगा। अगर बिना इसको हम अलग करें, अगर सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो जोड़ना चाहिए वो घट जाएगा। तो आप अलग अलग इन्हें फाइंड कर लेंगे। अलग अलग फाइंड करने के बाद ऐड कर दिया जाएगा। ये हमें पहले से पता है नेगेटिव रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये A1 एरिया हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ये हमें नेगेटिव मिलेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो जो अभी क्षेत्रफल A है वो पहले हम 0 से 1 तक, 0 से 1 तक क्या है, y dx। y क्या है, y यही रहेगा सबका, x माइनस 1 x माइनस 2 dx प्लस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये एरिया नेगेटिव है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो हम यहाँ पहले से ही पूरे में मॉड लगा देंगे। बाकी फंक्शन वही होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 dx। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव करना है। इसके साथ ये पॉजिटिव भी मिलेगा प्लस, और ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा 2 से 3 y dx, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 dx। तो अब आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन सबका सेम ही रहेगा, और यहाँ गुणा करके इसका इंटीग्रेशन, और फिर ये नेगेटिव में मिलेगा तो पॉजिटिव करके ये पॉजिटिव वैल्यू तीनों में ऐड हो जाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। 2 वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। 2 वक्रों द्वारा उदाहरण लेते हैं। एक वक्र है, मान लीजिए y इक्वल टू fx और दूसरा है y इक्वल टू gx। इन्हें y1 y2 भी कह सकते हैं, अलग अलग है। ये हो गया आपका gx। इसको पहले हम जनरल वे में देखते हैं किस तरह होगा। तो मान लीजिए ये है आपका y इक्वल टू कोई फंक्शन fx, और ये है मान लीजिए y इक्वल टू gx। ये y2 है gx और ये y1 है fx। अब हमें ये एरिया फाइंड करना होगा, दिस एरिया ये। तो इसके लिए अभी हमने x अक्ष के साथ सीखा। एक तो ये है कि हम x अक्ष के साथ ये पूरा fx dx से निकाल सकते हैं, और ये वाला भी gx dx से निकाल सकते हैं। बड़े वाले में छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा, तो वो भी ठीक है। लेकिन जब 2 कर्व हो तो आप सीधा सीधा करेंगे। जो y dx होता है फार्मूला वो तो रहेगा ही, बस y की जगह अब नेट y रखा जाएगा, यानी ये वाला y माइनस ये वाला y। तो आप सीधे कह सकते हैं अपर वाला y, ग्राफ में जो भी y अपर है वो माइनस लोअर y। तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह कह सकते हैं, या भी क्षेत्रफल ये होगा y अप y अप का मतलब y1 माइनस y लो मतलब जो लोअर में इधर, और इंटू dx। यानी बस उस फार्मूले से अगर बात करें तो उधर था y dx, इधर है नेट y कह सकते हैं आप। अपर वाले y में से लोअर y घटाना, और स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह रहेगी, यहाँ पे यही स्ट्रिप कटेगी। अभी
जब एक्स एक्सिस पैरेलल वाली स्टेप आएगी तो उसको भी गौर करना है। बस इसको आप ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो भी हम स्टेप काट रहे हैं वो दोनों कर्व को स्टेप टच करने चाहिए। अगर हम यहाँ ये स्टेप काट रहे हैं ये वाली तो ये रॉन्ग होगी, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसी होंगी जो एक ही कर्व को कट करेंगे, दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी दोनों से हो जाएगा तो दो वक्र में आपको वाई अप माइनस वाई लो इंटू डी एक्स कर देना है। ये दो कर्व से हो गया। अब हम बात करते हैं कि वाई एक्स के साथ घेरा हुआ क्षेत्रफल हो या दो एक्स दिए हो, राइट और लेफ्ट से हमें लगाना हो, तो उनको भी देख लेते हैं। तो वक्र x इक्वल टू एफ वाई, ये एग्जाम्पल कहते हैं x इक्वल टू एफ वाई का y बराबर a से y बराबर b तक का क्षेत्रफल। तो ये बिल्कुल एक्स वाई आपको रिप्लेस कर देना है, वही फॉर्मूला रहेगा। यानी इस तरह कोई उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए ये है कोई वक्र x इक्वल टू एफ वाई और ये है y इक्वल टू आपका a और ये y इक्वल टू b। ये एरिया में फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला सीधे होता है x dy। वहाँ होता था y dx और ये होगा x dy, क्योंकि यहाँ स्टेप ये कटेगी और स्टेप की लेंथ क्या आएगी, स्टेप की लेंथ अब आएगी y एक्सिस पे है तो स्टेप की लेंथ आएगी dy। तो x dy और इधर चेंज आएगा y में, तो y की लोअर वैल्यू a और अपर वैल्यू b। इसी तरह वो वाला फॉर्मूला भी जनरलाइज हो जाएगा। दो कर्व से घिरा हुआ उसको हम इस तरह कह सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका x2 इक्वल टू जी एक्स या एफ एक्स भी माने, और ये वाला है x1 इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो इसमें जो स्टेप कटेगी वो ये वाली ही रहेगी, यानी स्टेप में आएगा dy। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका x राइट में कौन सा है x2 माइनस लेफ्ट में x1 इंटू डी वाई, और y ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी या पर होगी। मान लीजिए ये वैल्यू y1 y2, तो यहाँ इस तरह आ जाएगा x2 माइनस यानी राइट का x माइनस लेफ्ट का x इंटू डी वाई। तो ये दोनों तरह के स्टेप हो गए आपकी। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें सिमेट्री का भी बहुत यूज है। जब आप और आगे सवाल बढ़ाएंगे तो सिमेट्री का यूज करना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है और सिमेट्री के आधार पर आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी। तो सिमेट्री का विशेष ध्यान रखें। और ग्राफ का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ग्राफ आपको बहुत अच्छे से, खासकर जो वक्र आपके सिलेबस में है उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हम टिपिकल उदाहरण और लेते हैं, उस आधार पर आपको कुछ लूप वाले देखते हैं। जैसे लूप में आपका क्या आएगा, जो बंद आकृतियाँ हैं, जैसे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का है, तो लूप के क्षेत्रफल भी देखते हैं। और आप दीर्घवृत्त वाला आप देख लीजिए, दीर्घवृत्त से ही आप वृत्त का आसानी से निकाल सकते हैं। तो लूप में हम सबसे पहले दीर्घवृत्त का ही लेते हैं। तो इसमें तो सीधे आएगा कि दीर्घवृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ, या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। इसमें यह नहीं कहा जाएगा एक्स एक्स से घिरा है कहाँ से, क्योंकि खुद वो एक बंद लूप है, तो उसी का एरिया में फाइंड करना होगा। तो अगले एग्जाम्पल हम देखते हैं कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समाकलन विधि से आएगा और इसका आंसर भी याद रखें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्वेश्चन बनता है तो आप उन समान से चेक कर सकते हैं। तो इसका पाई ए भी आएगा। और दीर्घवृत्त ही जब दीर्घवृत्त में जब b इक्वल टू ए हो जाता है तो यही वृत्त बन जाता है। तो अगर हम इसमें भी b इक्वल टू ए रखें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई ए स्क्वायर होता है वो मिलेगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें इंटीग्रेशन से निकालना, पाई ए भी कैसे होता है। चलिए सबसे पहले आप दीर्घवृत्त बनाइए। ये दीर्घवृत्त हो गया। ये आपको सब सिमेट्रिक मानना है। मैं रफ स्केच बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरा आपको सब बराबर ना लगे, लेकिन आप अजीम करिए। तो ये दीर्घवृत्त हो गया। हमें ये पूरा एरिया जो भी एरिया कवर्ड होगा उसे फाइंड करना है। तो ये पॉइंट होते हैं A0, ये होता है माइनस A0। तो यहाँ पे हमें सिमेट्री का विशेष यूज करना है और उसको ध्यान से आपको देखना है। हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये साफ दिख रहा है कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ये,
और अगर हम इतना एरिया निकाल लें ये वाला, तो ये चौथा पार्ट होगा पूरे का, ये हमें दिख रहा है। तो हम इतना एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लगा सकते हैं कि ये y है, ये y है और ये dx इस तरह से कटेगी इसमें, और x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक, और 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी क्षेत्रफल हमारा जो होगा ये पूरे दीर्घवृत्त का वो y dx से लगाया जाएगा, y dx, और dx में x कहाँ से कहाँ तक है हम इतना फाइंड कर रहे हैं, और इसमें 4 का गुणा भी कर देंगे तो पूरा भी क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको जो हमें चाहिए। 4 इंटू ये 1/4 पार्ट का, और यहाँ x चेंज हो रहा है आपका 0 से लेकर a तक। अब y हमें कर्व वाला y रखना होगा, तो इधर से y फाइंड करते हैं, तो y अलग से निकाल लेते हैं। तो दीर्घवृत्त से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसी को आगे हम लिख सकते हैं। और y की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट बाद में आएगा। अब y की दो वैल्यू आएंगे इधर प्लस माइनस बी वाई ए अंडर रूट ए, तो हम प्लस वाली जाहिर सी बात है प्लस वाला पार्ट है, तो y हमारा मिला यहाँ से 4 इंटू वाई की वैल्यू आपकी हुई बी वाई ए, ये कॉन्स्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी वाई ए बाहर आएगा तो ये होगा आपका 4 बी वाई ए, और ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसका भी आपको आंसर ज्योमेट्रिकली भी ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी उधर जगह नहीं आगे लिख दिया जाएगा। और अगर हम इतने भर की बात करें तो ये वृत्त का फोर्थ पार्ट होता है, ये फर्क इतना अगर हम देखें तो आप ज्योमेट्रिकली अगर इसको देखा जाए कि ये क्या है, तो ज्योमेट्रिकली ये पूरा जो वृत्त होता है वृत्त का 1/4 क्षेत्रफल दे रहा है। अगर एक त्रिज्या का वृत्त है तो पूरा क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर, अगर 1/4 दे रहा है तो फिर क्या होगा, अभी मैं लिख देता हूँ फिर आपको इधर समझा दूंगा। 4 बी वाई ए, और ये देगा आपका 1/4 एरिया वृत्त का, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 से 4 आप कैंसिल कर देंगे, एक ए काट देंगे तो इधर से हमें क्या मिलेगा, पाई ए बी जो आपको चाहिए। अब आप ये देख लेंगे कि ये कैसे पाई ए स्क्वायर बाई 4 मिलता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी इसी तरह सॉल्व होगा, और अगर बी इक्वल टू ए होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम इसी तरह होगी। तो मैं ये आपको अलग से दिखाई देता हूँ, पहले आप ये नोट कर लें। तो हमें देखना था 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिलहाल फार्मूले से मैं कर देता हूँ उसे, इतने पूरे का फॉर्मूला, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करके, तो इसका पूरे का फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और पूरे की लिमिट होगी 0 to a। अब ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह पे अपर लिमिट क्या है ए, तो पूरी की जगह ए आएगा, जब एक्स जगह ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर ए रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 और 1 को लिखेंगे साइन पाई बाई 2, तो ये पूरा क्या मिलेगा पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स 1 आपका देगा पाई बाई 2, और फिर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये कितना मिल रहा है पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो वृत्त का फोर्थ पार्ट है, ये आपने देख लिया। अब कुछ सवाल और हैं जो मैं अगले टर्म में डिस्कस करूंगा, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा आपको अभी ध्यान दिलाई दे रहा हूँ। जैसे जो जनरल क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इन दोनों से जो कवर्ड एरिया है इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं। यहाँ ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यू देके किसी भी तरह सवाल बनाया जा सकता है, और इसका जब दोनों का निकालेंगे तो दिया था 16/3 ए बी वर्ग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट टर्म पे इस पर बात होगी। धन्यवाद।